हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज का ये लेक्चर स्पेशली आधारित है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि TIR आपने नाम सुना होगा, 10th में भी आपने सीखा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर देते हैं, राइट। जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं और अगर उनके लिए ये पहला अनुभव है तो प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि और जो वीडियो मिलेंगे लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब वही पुरानी बात कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल उनसे नहीं बनता है या बनाने का अप्रोच करते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं, कभी कॉन्सेप्ट मिसिंग, कभी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, कभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया और बहुत तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो उनसे ये मेरा अनुरोध है कि वो वीडियो को स्किप नहीं करें। स्किप करके यहाँ वहाँ देख लिया, उससे बहुत फ़ायदा नहीं होता है। आप वीडियो को पूरा देखिए, हर एक बात को सुनिए, समझिए। जो गलती आप जहाँ पे कर रहे हैं उन गलतियों को सीखिए कि आपसे क्या गलती हो गई थी, वो सही कैसे होगा, या फिर और सोचने का जो स्तर है वो बदल जाता है, राइट। तो न्यूमेरिकल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है। तो न्यूमेरिकल कैसे बनता है, पहली बात तो ये डिस्कस हो जानी चाहिए वीडियो बनाने के पहले क्वेश्चन को समझें, क्या लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है, उससे क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें उसमें। और तीसरी और अंतिम बात हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे उसको आगे बढ़ाएं और एंड तक पहुँचें। तो जितने भी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि उन बातों का ध्यान रखकर वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आपको वो समझ में आए कि कौन कौन सी बात पकड़नी चाहिए, कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है, किस बात का मीनिंग क्या है, कैसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप पूरे मन से इसको देखिए, सीखिए, समझिए। ओके, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही आसान, बड़ा ही दिलचस्प, ठीक है, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। तो खैर क्वेश्चन बनाने के पहले एक बात डिस्कस हो जानी चाहिए। हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुनियादी बात क्या है जरा समझिए। देखिए, अगर लाइट बीम का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, देखिएगा, समझिएगा इस तरह से, वो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये डेंसर मीडियम हो, अगर ये डेंसर हो और ये कैसा हो, रेयर मीडियम हो, ठीक है, पहली शर्त तो यही है। तो ये वाला हो गया म्यू डेंसर और ये वाला हो गया म्यू रेयर। लाइट को इंसिडेंट किस में होना है, डेंसर में, तो लाइट को इसमें होना है इंसिडेंस। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, अगर आई की वैल्यू थीटा से छोटा या बराबर हो, तब लाइट बीम का रिफ्रैक्शन होता है। तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और कहीं आई बड़ा हो गया थीटा सी से, तब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही बात है। आइए, क्वेश्चन क्या है अब जरा समझिए तो, और उसको देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास। ठीक है, ग्लास में मैक्सिमम एंगल आना है। देखिए, तो पहले बनाते हैं हम लोग, ये हो गया ऐसे ग्लास, सीखिएगा, ये हो गया इस तरह से ग्लास, और उसके बाद ये हो गया ऐसे वैक्यूम। मान के चलिए लाइट बीम को ऐसे आना है, ठीक, और ये नॉर्मल लाइन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि रिफ्रैक्शन ही घटना हो, तो रिफ्रैक्शन ही घटना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए था, इसके लिए आई को थीटा सी से छोटा या बराबर ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, फॉर रिफ्रैक्शन जो हम लोगों ने सीखा था। ये हो गया म्यू डेंसर, तो ये हो गया म्यू ग्लास, और ये हो गया म्यू वैक्यूम, राइट। तो क्वेश्चन ने कहा आई मैक्स, फाइंड द मैक्सिमम एंगल। तो आई मैक्स आप ही बताइए, आई मैक्स विल बी इक्वल टू थीटा सी, अब लगा लीजिए स्नेल्स लॉ। अगर ये आई थीटा सी के बराबर हुआ, इफ आई विल बी इक्वल टू थीटा सी, then R will be 90,
देन r विल बी इक्वल टू 90, लगा लीजिए फार्मूला, यूजिंग साइन i बाई साइन r विल बी इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, विल बी इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साइन i, तो साइन i के बदले में थीटा सी बाई साइन 90, म्यू वैक्यूम 1, म्यू क्लास 1.5, दैट मीन्स 3/2, तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 2/3, देयरफॉर थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। यस और नो, यही इतनी बात है। तो ये होना चाहिए, देयरफॉर आई मैक्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। अब आप बताइए कि अगर ऐसा आई मैक्स होगा तो ये रिफ्रैक्टेड बीम कैसे हो जाएगा? इस तरह से ये हो जाएगा आर विल बी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ओके, आया ना मज़ा? तो चीज़ें बस यही इतनी है जो उधर लिखी हुई है। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए इससे ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना है, बात तो आगे बढ़ाई जाए। ओके, एक क्वेश्चन फिर सामने है, देखिए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा? फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम म्यू इक्वल टू 2 इफ लाइट इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एन एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। तो पहले तो डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ देखिए, अगर ये इंटरफेस है, ठीक, फाइंड द इफ द लाइट इंसिडेंट इन वैक्यूम, तो ऊपर में रखिए ऐसे वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, ओके यहाँ तक। और ये रहा ऐसे मीडियम, ये इस तरह से, ठीक। तो ये हो गया मीडियम, यहाँ पर म्यू 1, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया म्यू मीडियम विल बी इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है 2, ठीक। ये चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। तो लाइट बीम का ऐसा, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल। आगे देखिए, इफ लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम मेकिंग एन एंगल इक्वल टू, ये देखिए जो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल 2 टाइम थीटा सी, 2 टाइम थीटा सी। तो थीटा सी पहले बनाइए, और ये तो खैर आपसे आर मांगा ही गया है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर तो खैर डिमांडेड ही है। आगे बढ़ाएं, आइए। तो सबसे पहले साइन थीटा सी, यहाँ लिखिएगा, साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू, किस में होना चाहिए? म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, जो हम लोगों ने सीखा है। साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, तो म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, ठीक है। तो बोलिएगा साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू, बोलना भाई, म्यू रेयर, तो रेयर तो वैक्यूम हो गया 1, म्यू डेंसर ये कितना हो गया 2। अब साइन में कौन सा एंगल 1/2 होता है बताइए? साइन 30, तो थीटा सी विल बी इक्वल टू 30। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 30 डिग्री, इट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब आर मांगा गया है, स्नेल्स लॉ यूज़ कर लीजिए। साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, तो विल बी इक्वल टू म्यू 2 मतलब म्यू मीडियम बाई म्यू वैक्यूम, यस और नो। देन साइन थीटा इक्वल्स टू 60 बाई साइन आर, हम लोग नहीं जानते हैं, म्यू मीडियम इक्वल्स टू 2 बाई 1। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइन 60 √3/2 इंटू 1 बाई साइन आर इक्वल टू 2, राइट। देयरफॉर √3/4 विल बी इक्वल टू साइन आर। तो आर की वैल्यू बताइए, साइन आर √3/4, देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स √3/4। ओके, आई ना बात समझ में? तो इसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपको पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग सोचते ऐसे ही, ये पता होना चाहिए। साइन थीटा सी हमेशा म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर,
क्यों? क्योंकि उसमें लाइट बीम को हमेशा डेंसर से रेयर में जाना होता है। स्नेल्स लॉ लगाएंगे आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, आप समझते ही होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली बोर्ड में बहुत आता है, ठीक है, और बच्चे उसका डाउट अक्सर लेकर के आते हैं कि सर ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। तो इसको अप्रोच कैसे करना है, वो पहले वर्ड्स पढ़िए। वर्ड्स में क्या है, देखिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट लाइट एंटरिंग नॉर्मली, लाइट ABC सरफेस पर नॉर्मली एंटर कर रहा है। तो देखिए, तो हम लोगों ने सीखा है इस तरह से, देखिए ऐसे है, हम लोगों ने सीखा इस तरह से, देखिए ये थीटा है ना, तो अगर ये नॉर्मली इंटर किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो पहले यहीं से निपट लीजिए। तो साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू μ2 बाई μ1, बोलो हाँ या ना। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये वाला हो गया μ2 और ये वाला हो गया μ1, तो जिधर से लाइट बीम आती है वो μ1, जिसमें जाती है वो μ2, यहाँ तक तो पता ही है। किसी सरफेस पे नॉर्मली आने का मतलब क्या है, अगर ऐसे आना होता तो कुछ एंगल मिलता है, लेकिन ऐसे आना हुआ तो आई विल बी 0। तो यहाँ देखिए, देयरफॉर साइन आर विल बी इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू साइन आई। तो अगर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब लाइट सिंपली इस पार से इस पार जाएगा। अब देखिए, अगर ये थीटा है, ये एंगल पूरा 90 है, तो ये वाला कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब आप ही बताइए, ये वाला एंगल कितना, थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया नॉर्मल लाइन, देखिए ये क्या हो गया, नॉर्मल लाइन डेंसर टू रेयरर। तो इस सरफेस पे TIR होने का चांस बनता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। थ्रो द सरफेस AC of a prism mu equal to 3/2 does not cross the second refracting surface। इस सरफेस से क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस सरफेस से लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब इस सरफेस पे TIR होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो इस सरफेस पे TIR होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ठीक। तो हम लोग ऐसा देखें, थीटा प्लस आई विल बी इक्वल टू 90, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो फॉर TIR, तो बोलेंगे हम लोग फॉर TIR एट सरफेस AB, एट द सरफेस AB, फॉर TIR एट द सरफेस AB, एट द सरफेस AB। क्या कहते हैं हम लोग ये कहते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा C से ज़्यादा होना पड़ेगा, आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देयरफॉर साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा C। देयरफॉर साइन आई के बदले में 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा C। तो साइन थीटा C होता कितना है, म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर। तो अब इसके लिए ये हो गया म्यू रेयर और ये वाला हो गया म्यू डेंसर। तो म्यू रेयर कितना 1, तो ये हो गया 1 बाई म्यू डेंसर। तो म्यू डेंसर कितना, वो हमारे सामने 3/2, तो ये हो गया 3/2। साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, तो देयरफॉर थीटा शुड बी लेस देन कॉस इनवर्स 2/3। ओके राइट। आप बोलेंगे सर कि आपने रिवर्स क्यों किया, तो कॉस में एंगल के बढ़ने से उसकी वैल्यू घट जाती है, राइट। तो इसीलिए कॉस की वैल्यू थीटा के लिए 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए थीटा को कॉस इनवर्स 2/3 से कम होना चाहिए, राइट। आया मज़ा। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे ना, बिल्कुल बोर्ड में आने के लायक है, JEE मेन में आने के लायक है। ये बहुत बड़ी हाईफाई चीज़ नहीं है, लेकिन समझने की चीज़ ज़रूर है, और ख़ास करके जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा। ओके देखिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा प्यार से इसको बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या है। फिगर जैसा देख ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ फिगर देखने से तो बात बनेगी नहीं, समझते हैं क्या है। अ ग्लास रॉड हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज बेंट इनटू द शेप एज शोन इन फिगर। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझ में आया। लाइट जहाँ से एंटर किया है कि ये वाला स्क्वायर होना चाहिए, ये वाला कैसा होना चाहिए, स्क्वायर। तो ये ऐसे स्क्वायर होना चाहिए, और ये स्क्वायर हर जगह होना चाहिए। दिस क्या होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक।
द रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल इज आर, तो ये हो गया इनर और ये वाला हो गया आउटर। ये विड्थ दे दिया गया है डी और ये दे दिया गया है ऐसे आर, ठीक। उसके बाद फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, तो डी बाई आर की वैल्यू कम से कम क्या हो, देखिए डी बाई आर मिनिमम इज रिक्वायर्ड, डी बाई आर मिनिमम क्या हो, ठीक है। डी बाई आर मिनिमम वैल्यू डी बाई आर सो दैट लाइट दैट इंटर्स एट ए, जो ए पर इंटर करे, दैट इंटर्स एट ए विल इमर्ज एट बी, यहाँ से इस तरह से निकले। तो ज़रा सा सोचिए, लाइट जब यहाँ से यहाँ गया होगा और ये ऐसे सेंटर रहा होगा, तो ये तो डेंसर मीडियम होगा, वो ये तो ग्लास है, और वो क्या है, रेयरर। तो ये हो गया डेंसर, हो गया रेयरर। यहाँ तक बात सही है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे मिलाइए, तो ये कौन सा लाइन है, नॉर्मल लाइन। तो ये नॉर्मल लाइन है। अब देखिए ये लाइट के साथ ये वाला एंगल, दिस, ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो बाई सिमेट्री लाइट को टी आई आर करते हुए, जैसे कि यहाँ पर टी आई आर किया, तो बाई सिमेट्री यहाँ पर भी टी आई आर करे। अगर वो यहाँ पर से रिफ्रैक्ट कर जाएगा या यहाँ पर से रिफ्रैक्ट करता है तो क्या यहाँ पर निकल पाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए लाइट को टी आई आर करना ही पड़ेगा, वो भी एक बार नहीं, एक बार इस जगह पे और एक बार यहाँ पर टी आई आर करना ही होगा, तभी जा कर के एक संभावना बनती है सिमेट्री के हिसाब से कि लाइट यहाँ से वापस निकल आए, राइट। तो देखिए ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये ध्यान रहे कि जो लाइट है ना, कि ये लाइट जस्ट टचिंग करते हुए निकले, राइट। अदरवाइज फिर क्या होगा कि अगर ये इस बाउंड्री पे कहीं आएगा तो डिफ्रैक्ट होने का चांस बन जाता है। तो फिगर बनाना है बड़े इत्मीनान से कि लाइट जो जाए ऐसे करते हुए वापस चला जाए, राइट। तो अगर ये सेंटर हो गया ओ, ये ऐसे ए भी तो चुन लिया हमने, इसको P और इसको ऐसे Q कहा जाए। तो ट्रायंगल जरा देखो, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो गया O, ये हो गया ऐसे Q और ये हो गया ऐसे P, राइट। तो ज़रा देखना है, यहाँ पर अगर ये एंगल I है, TIR होना हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा I, चूँकि TIR में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल कितना हो गया I, ठीक। अब ज़रा सोचना, ये इतना R और ये इतना D, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, R प्लस D, ठीक। और O से लेके Q, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है Q, वो खुद कितना R, ठीक। तो साइन आई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई दिक्कत तो नहीं, साइन आई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस। तो टी आई आर कब होता है, हमने पहले भी कई बार कहा, टी आई आर होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर टी आई आर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, राइट। देयरफॉर साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अब साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा सी, जल्दी बोलिए, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। ये हो गया म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू रेयरर कितना 1 और म्यू डेंसर कितना हम लोग को पता है 1.5, तो ये हो गया 1.5। तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया 3/2। तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 2/3। देयरफॉर साइन आई, तो साइन आई कितना R बाई R प्लस D, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, ये कितना 2/3, राइट। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, हमें D बाई R चाहिए, तो D बाई R से डिवाइड कर दीजिए, 1 D बाई R, ठीक है, ग्रेटर देन 2/3, ओके। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा, देखिए 1 प्लस, ये ऐसा बोलिए, 1 शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस D बाई R इंटू 2/3। तो देयरफॉर 1 शुड बी ग्रेटर देन 2/3 प्लस 2/3 इंटू D बाई R, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 2/3 ग्रेटर देन 2/3 इंटू D बाई R। तो ये 3 माइनस 2, तो 1/3 शुड बी ग्रेटर देन 2/3 इंटू D बाई R। कैंसिल हो गया, तो ये हो गया D बाई R,
डी बाई आर शुड बी लेस देन 1, ठीक है। अब 1/2 होना चाहिए, डी बाई आर शुड बी लेस देन 1/2। तो डी बाई आर मैक्स कितना होना चाहिए, तो डी बाई आर हाफ से कम होना चाहिए। अगर इक्वलिटी का साइन जस्ट लेंगे तो डी बाई आर मैक्स विल बी इक्वल टू हाफ होना चाहिए। तो मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द मिनिमम, नहीं मैक्सिमम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर सो दैट लाइट दैट इंटर्स एट ए विल इमर्ज एट बी। तो मैक्सिमम वैल्यू डी बाई आर कितनी होनी चाहिए, हाफ, 0.5। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर, वैल्यू ऑफ डी बाई आर शुड बी इक्वल टू 0.5, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को जब बनाएंगे ना तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर इस पूरे प्रॉब्लम का हाईलाइट क्या है, तो हाईलाइट ये है, यहाँ देखिए जो हमने बताया, यहाँ साइन ए शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। कहाँ पर टी आई आर होने के लिए, तो टी आई आर 2 जगहों पर होना चाहिए, एक जगह है यहाँ, दूसरी जगह यहाँ। यहाँ टी आई आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वही हाल यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तभी बाई सिमेट्री वो इस तरह से वापस आएगा, राइट। आगे बात बढ़ाई जाए। एक क्वेश्चन और आपके सामने आप देख ही रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पाता। एक जगह पर लाइट का इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन के लिए 2 सरफेस और रखा रहता है, कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। अगर आपको भी दिक्कत है कि कैसे सोचना चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल्स में, तो देखिए सिखाते हैं आपको। आइए देखिए, ऐसा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द सरफेस ए बी, ठीक है, ए बी पे आया। उसके बाद क्या हुआ, फाइंड अल्फा मैक्स, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, सच दैट रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम अदर सरफेस सी डी। अब देखिए इसी में सब कुछ है, ओनली फ्रॉम अदर सरफेस सी डी, सी डी से ही बाहर निकले, मतलब रिफ्रैक्शन की घटना जब भी घटे तो सी डी से ही घटे। इसका मतलब लाइट अगर ए डी सरफेस पे गिरे तो वहाँ पर टी आई आर करे, फिर से यहीं से लाइट को बाहर निकलना है। इसका मतलब लाइट अगर वहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद ए डी पे इंसिडेंट होता है तो उसको वहाँ पर टी आई आर करना पड़ेगा। यही नहीं इतनी बात है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट। इसी को आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए। सबसे पहले तो यहीं पे, उसके बाद हम लोग इस जगह पर डिस्कस करेंगे। तो फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, तो सबसे पहले फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी, ज़रा बोलिए क्या कहेंगे। लाइट यहाँ से जैसे ऐसे आना हुआ, अब यहाँ के बाद वो ऐसे मुड़ा, ठीक। ये आप देख ही रहे हैं कि ये है डेंसर और ये है रेयर, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। ये ग्लास रहा होगा नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। ये हो गया ऐसे r, तो इसको आप नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप आई कह दीजिए, आई कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साइन, तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ स्टेट्स क्या कहता है स्नेल्स लॉ, यूज़ करिए। साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू टू, तो ये कितना था n1, ये कितना n2, विल बी इक्वल टू n1 बाई n2। यहाँ तक सही है। तो देयरफॉर साइन आर विल बी इक्वल टू n2 बाई n1 इंटू साइन अल्फ़ा। ये भी ठीक है। तो ये हमको मिल गया साइन आर, ठीक है। आप सोच ये रहे होंगे कि सर आप आर क्यों निकाले, हमको आर को एलिमिनेट ही तो करना है, एक काम तो हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा आर प्लस आई शुड बी 90, आर प्लस आई शुड बी 90, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 90 माइनस आर। ओके, ये भी बात ठीक है, ज्योमेट्री है। अब फॉर टी आई आर एट द सरफेस ए डी, ये ए है और ये ऐसे डी है, तो फॉर टी आई आर एट द सरफेस ए डी क्या कहना चाहिए, फॉर टी आई आर एट द सरफेस ए डी क्या कहना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। तो लगे हाथ, साइन थीटा सी भी निकाल लो, तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू रेडर बाई म्यू डेंसर, तो बाहर में कितना है n2,
तो ये हो गया n2/n1, n2/n1 sin थीटा c इक्वल टू म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। ओके, यहाँ पर हो गया। अब i ग्रेटर दैन थीटा c है, तो i विल बी इक्वल टू कितना, 90 माइनस r ग्रेटर दैन थीटा c। अब देखिए हमें साइन r अवेलेबल है, हमें साइन r अवेलेबल है, तो क्यों ना करें हम लोग cos दोनों साइड ले लेते हैं। देयरफॉर cos 90 माइनस r ग्रेटर दैन cos थीटा c। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया साइन r ग्रेटर दैन cos थीटा c। थीटा c को अगर आप समझें तो ज़बरदस्ती इसको ऐसा लिखा जाए, साइन इन्वर्स n2/n1, राइट। और साइन r खुद इतना है, तो n2/n1 इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे cos ये हो गया साइन इन्वर्स n2/n1, देखिए उस ट्रैक पे आ रहा है, राइट। अब उसके बाद देखिए देयरफॉर साइन अल्फ़ा ऐसे n1/n2, n2 cos ये कितना, साइन इन्वर्स n2/n1, ठीक है। तो ये हम लोग को पता करना होगा कि 90 माइनस r को थीटा c से बड़ा होना होगा। तो जब बड़ा होगा तभी ना बात बनेगी, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो ये हो गया अल्फ़ा, तो देयरफॉर अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू साइन इन्वर्स n1/n2, ध्यान से n1/n2, तो ये जगह थोड़ी कम है, उसको आप कहीं ऐसे समझ लीजिए ना। यहाँ पर साइन इन्वर्स, तो ये साइन इन्वर्स n1/n2 cos साइन इन्वर्स n2/n1। ओके, तो इस ढंग से बात बनाई जाती है, बात समझी जाती है, राइट। अब यहाँ देखिए एक इनइक्वालिटी का साइन था, तो साइन अल्फ़ा को ऐसा इससे बड़ा या बराबर, तो उस केस में अल्फ़ा मिनिमम, तो अल्फ़ा मिनिमम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, और क्वेश्चन में अल्फ़ा मैक्स मांगा गया नहीं, अल्फ़ा मिनिमम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट। तो आप यहीं पे ऐसे बोल सकते हैं अल्फ़ा मिनिमम, क्योंकि एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो अल्फ़ा मिनिमम विल बी इक्वल टू साइन इन्वर्स कर लीजिए और ऐसे कर लीजिएगा n1/n2 साथ में cos, उसके पास साइन इन्वर्स n2/n1, इस तरह से, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे ख्याल से अल्फ़ा मिनिमम होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये अल्फ़ा मिनिमम होना चाहिए था, तो गलती से मैक्स लिखा गया था, अल्फ़ा मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो बात को बढ़ाएं आगे, और ऐसे न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और तो कुछ है नहीं, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे। अब बाकी ज्योमेट्री है, मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, आप ज्योमेट्री लगाएं, स्नेसर लगाएं, बात बनेगी। TIR होने के लिए ज़रूरी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब अगली बार बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये अक्सर बोर्ड में आता है, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी बच्चे जहाँ भी देते हैं एग्ज़ाम, ये उनको आता है। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। TIR के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। देखिए, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर का सरफेस है और वहाँ से h डेप्थ बिलो कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ तक बात ओके। उसके बाद देखिए कहा गया कि सो दैट लाइट escapes थ्रू सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सरफेस विद इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स। अब देखिए इस तरह से, अब जरा सोचिए ना, उस बात को सिखाने के थोड़ा सा पहले जरा सीखते हैं। ये वाटर है, तो पहले तो ये बनाओ कि वाटर है, दिखना चाहिए, फील होना चाहिए, हो गया। अब लाइट का क्या होता है जरा देखिए तो, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, देखते जाना, बात समझते जाना, डेंसर टू रेयर, उसके बाद डेंसर टू रेयर, ये देखिए ऐसे। तो सोचिएगा इस एंगल का नाम क्या है, बात समझना, इस एंगल का नाम क्या है। तो आप बोलेंगे सर लाइट बीम जब डेंसर टू रेयर में जाए और किसी खास कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री बन जाए, कितना, π/2, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है, क्रिटिकल एंगल, थीटा सी बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पर जो आई है, इस आई का नाम क्या होगा, थीटा सी। अगर आप इसके आगे बढ़े, तो अगर आप इसके आगे बढ़े से दिस, मैंने इस सरफेस तक आए, तो लाइट बीम को बैक होना पड़ता है। ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। तो यही इतनी बात है। तो बाहर लाइट जाना कब तक होगा, जब तक ये सब जो एंगल है, देखिए दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, जब तक एंगल इस एंगल से कम होगा। ये एंगल कौन सा है, इसको बोलते हैं थीटा सी। ये एंगल कितना है, 90। तब तक रिफ्रैक्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, TIR, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस तरह से अब सोचिए, मान के चलिए कि पानी के अंदर सपोज मछली है, और मछली को बाहर की दुनिया देखनी है। तो बाहर की दुनिया तो तभी ना देख पाएगी जब लाइट बीम वाटर टू उधर एयर जाए। तो वाटर टू एयर जाना हुआ इस तरह से, ठीक, यहाँ तक, इस जगह। तो आप बताइए कि अगर हमारा ही देखना होगा ऐसे, तो वाटर तो चारों ओर है ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस साइड भी, इस साइड भी, बोलो हाँ या ना। तो अगर इस पॉइंट को सिमेट्री इस पॉइंट को ऐसा एक सिस्टम माना जाए, तो इसकी सिमेट्री वाटर सरफेस पे कैसा एरिया आएगा, वाटर तो एक फ्लैट सरफेस है ना, तो फ्लैट सरफेस पे दिस, फ्लैट सरफेस पे दिस, दिस, दिस। कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस आप समझें कि जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से है, तो ये लगभग इस तरह से, ये लगभग इस तरह से। तो यहाँ से लाइट यहाँ भी, 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 बोलो हाँ या ना। आप फील करिए, पहले आप इमेजिन करिए, ऐसा ही सीन आएगा। क्यों, क्योंकि 3D का सेक्शन है, तो कोन जैसा दिखाई देगा। मान के चलिए कि इस तरह से, तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बोलो हाँ या ना। तो ये बात समझनी होगी। तो कहने का सेंस बस मेरा ही इतना है कि ये जो है, ये जो आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये है क्या, इट इज़ अ रेडियस। अब ये रेडियस है, तो देखिए इस पार से इस पार आप ऐसे बाई सिमेट्री देख लीजिए, यहाँ से आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से ऐसे और से ऐसे, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो अब ज़रा देखिए, इस तरह से ऐसे करते हैं आगे, यहाँ से दिस, ठीक है, यहाँ से ऐसे। ये वाला कितना हो गया, रेडियस। ये वाला कितना हो गया, h। और ये जो ऐसे एंगल था, ये वाला विथ वर्टिकल, यहाँ देखना, ये कितना था, थीटा सी। तो ये वाला कितना हो गया, थीटा सी, राइट। अब पहला तो हो गया बाय सिमेट्री, तो बोलेंगे वी सी दैट बाय सिमेट्री, वी सी दैट बाय सिमेट्री, light escapes outward through circular area. Light beam escapes outward through circular area, राइट। यहाँ तो बात सही है, ओके। बी पार्ट क्या है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा सी, वेरी इजी। तो देखिए हम लोग ऐसे बना लें, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू रेयर बाई म्यू टेंसर, ऐसा हो गया। तो ये हो गया एंगल, तो देयरफॉर थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि वो एरिया मांगते हैं, वो एरिया पूछते हैं कि भाई बताओ कि ये जो एरिया है, वो एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा से वहाँ देखना है, साइन थीटा से। अब देखो ये आर है, एच है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कहो हाँ या ना, राइट। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कहो हाँ या ना। दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, कहो हाँ या ना। तो इसको पहले स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर, देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अब कोई आर पूछेगा तो जवाब होगा h बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आर। अब एरिया पे मांगेगा, एरिया तो हम लोग कहेंगे बहुत आसान हो गया ना, एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर पाई इंटू आर स्क्वायर इज दिस एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, राइट। इस तरह से तो रेडियस पूछे तो ये आंसर। सर्कुलर एरिया साबित करने के लिए कहे तो सिमेट्री से लगाइएगा कि वो तो 3D में, मतलब इधर भी राइट, तो कौन बन गया ना ऐसे। उसके बाद कोई पूछे कितना एंगल ये बनाएगा रेडियस उस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पे, तो जवाब देना है कितना, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। एनी ट्रबल, आया मजा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बनाएंगे ना आप, बिल्कुल बनाइएगा, ओके। देखिए एक और बड़ा है प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए क्या है, उसी की तरह जैसा पहले आपने बनाया ठीक उसी तरह से। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखिए क्वेश्चन ने कहा इस तरह से कि देखिए ऐसा है कि ये वाटर का सरफेस, यहाँ से डेप्थ h पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऐसे रखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल एस्केप थ्रू द सोर्स ऑफ वाटर, कितना हिस्सा बाहर निकल पाएगा, कितना हिस्सा बच जाएगा, यही तो पता लगाना है। तो पहले ये बताइए बाहर निकलने का जो काम है, तो अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा, तो हम लोगों ने सीखा था कि यहाँ से अगर ये क्रिटिकल एंगल हो जाए, देखना है, सीखना है, अगर यहाँ से क्रिटिकल एंगल हो जाए से थीटा से, तो यहाँ से बाहर इसके बाद वाला एंगल से कोई लाइट बीम अगर आए तो बाहर निकल नहीं पाएगा, राइट। तो जो हाल इधर वही हाल कमोबेश इधर, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा से ये थीटा से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो करिए ना ऐसा काम। देखिए पहले आप लोग इसको ऐसे बनाइए, देखिए इस तरह से, ऐसे हुआ। अब देखिए लाइट बीम ऐसा तो नहीं ना बाबू कि लाइट बीम यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया। लाइट बीम तो पॉइंट सोर्स है तो चारों तरफ, तो लाइट बीम देखिए इस तरफ, लाइट बीम इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। लाइट बीम तो चारों तरफ, राइट। तो करना क्या है कि इस पॉइंट को सिस्टम मान के, सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए। तो स्फीयर ऐसा होना चाहिए, देखिए इस तरह से, आपको समझना है, इस तरह से देखिएगा, ये स्फीयर हुआ। और इस स्फीयर पे एक आप इस तरह से ऑलमोस्ट ये बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया ऐसे, इसके ठीक नीचे आप लाइट सोर्स को रख दीजिए। तो ये हो गया रेडियस r, ये हो गया रेडियस r, और ये हो गया डेप्थ h, और ये वाटर सरफेस का एरिया, ठीक है, वाटर सरफेस। और ये पानी का सरफेस था, वहाँ से h डेप्थ नीचे, यहाँ से h डेप्थ नीचे लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया से ऐसे r, ठीक। इसको अपने मन से आप ऐसे y मान लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में यहाँ से इक्वेशन एक मिला होगा, h प्लस वाई विल बी इक्वल टू r, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सोचिए यही ना वो एरिया है, यही ना वो एरिया है जिसके बाहर लाइट बीम निकला है, उसके बाद तो नहीं। तो अब क्वेश्चन जरा देखिए, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप थ्रू द सोर्स ऑफ वाटर, तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रैक्शन ऑफ लाइट escapes through water surface, escapes through water surface, water surface। तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ दिस कैप, एरिया ऑफ कैप, एरिया ऑफ कैप बाय, ये जो कैप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो ऐसा ढक्कन जैसा लगा, ढक्कन जैसा जो लगा हुआ है, एरिया ऑफ कैप बाय एरिया ऑफ स्फीयर, बाय एरिया ऑफ स्फीयर। अब कहो क्यों सर, ये पॉइंट सोचो, समझो ज़रा सा, जितना लाइट इसके थ्रू बाहर चला गया, ये तो खैर वाटर के अंदर ही है,
अगर यहाँ से वाटर के सरफेस तक पहुँचा भी तो TIR कर लेगा, नीचे ही आ जाएगा। तो कितना फ्रैक्शन निकला तो कैसे बनाएंगे, तो जो वो कैप का एरिया होगा ये वाला, ठीक, और उसमें पूरे स्फीयर के एरिया से डिवाइड कर देंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ कैप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए कैसे बनता है, इसको देखिएगा इस तरह से, ये वाला ऐसे, ये कितना हो गया ऐसे R, ठीक। यहाँ देखना ये वाला एंगल थीटा C, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा C, तो ये वाला ऐसे हो गया थीटा C, राइट। अब देखिए कैसे बनाते हैं एरिया ऑफ कैप। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन F विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कैप। देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हिस्सा है, बहुत सारे बच्चे इसको कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं वो नहीं पता, लेकिन चलिए इसको डिस्कस किए देते हैं। 2 पाई R, ये वाला R, 2 पाई R, इस R को आप स्मॉल r कह लें, चूँकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलती हो जाए। ये रेडियस और ये वाला R, ये रेडियस R कैसे निकालते हैं जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। तो ये वाला, तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 2 पाई R इंटू वाई, ठीक, वो जो y है ऊपर में, और बाई एरिया ऑफ होल स्फीयर, बाई एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई R²। अब बड़े मन से इसको आप बना लीजिए। इन्फॉर्मेशन में h अवेलेबल है, म्यू अवेलेबल है, तो आपका आंसर भी h और म्यू में होना चाहिए। तो जो h और म्यू में बात रहेगी कि डिस्कस करेंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 टाइम्स 4, ये r से एक r कैंसिल, कितना मिला y/2r, ठीक है। वहाँ देखिए तो y विल बी इक्वल टू r माइनस h, तो y विल बी इक्वल टू ऐसे हो गया r माइनस h अपॉन ये कितना हो गया 2r, ये भी ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन यहाँ तक तो डिस्कस किया। अब वो देख लीजिए इस फिगर में cos थीटा c, यहाँ देखना cos थीटा c विल बी इक्वल टू h/r। तो एक काम करिए, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू r/2r माइनस h/2r, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना मिला 1/2 माइनस 1/2 इंटू h/r, राइट। तो ये कितना मिला 1/2 इंटू 1 माइनस h/r, ओके। अब यहाँ देखिए इस जगह पे cos थीटा c विल बी इक्वल टू h/r। तो हम लोग समझेंगे पहले cos थीटा c विल बी इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस 1/r, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे दिस फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 1 माइनस h/r एंड दिस h/r विल बी इक्वल टू cos थीटा c। तो ये हो गया cos थीटा c, राइट। अब देखिए फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा c, जल्दी कितना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा c, ओके। तो f विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस √1 माइनस साइन थीटा c, μ2 बाई μ1, म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। तो म्यू रेयरर विल बी इक्वल टू 1 एंड म्यू डेंसर विल बी इक्वल टू म्यू, 1 बाई म्यू, तो 1/μ स्क्वायर ये, ठीक है। तो फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस √1 माइनस 1/μ स्क्वायर साइन थीटा c। इसकी वैल्यू कितनी, क्रिटिकल एंगल 1/μ साइन थीटा c, तो उसका स्क्वायर कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा c विल बी इक्वल टू 1/μ स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन जाना जाता है इसके लिए कि बच्चों को ये जानना चाहिए कि कोई अगर स्फेरिकल कैप है, ये देखिए कोई अगर स्फेरिकल कैप है, इसको स्फेरिकल कैप बोलते हैं मैथ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़िएगा सॉलिड्स, उसमें उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया सब सिखाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ओके। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक और बहुत छोटा लेकिन बहुत आकर्षक क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, और ये आकर्षक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि TIR में आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन उस ग्राफ पे आधारित है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया लाइट इंसिडेंट्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो पहले तो ये देखिए ग्लास टू वाटर, तो ये ऐसे हो गया ग्लास, ये ग्लास, और ये ऐसे वाटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
लास्ट वर्ड, फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर विच देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए इसमें क्या है, आपको ग्राफ अगर याद हो तो ग्राफ सीखिए ज़रा सा। इसका ग्राफ था, ये था डेविएशन वर्सेस ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके ग्राफ में हम लोग ऐसे सीखे थे, यहाँ और फिर यहाँ से ऐसे। कुछ याद आया? ये वाला, ये जो एंगल था आई विल बी इक्वल टू थीटा सी था, ठीक। ये वाला आई विल बी इक्वल टू π/2 था, ये आई विल बी इक्वल टू 0 था, और ये डेविएशन में जो बात थी वो π/2 माइनस थीटा सी था, और ये इसका डबल था, ठीक है, 2 टाइम्स π/2 माइनस थीटा सी। यस और नो? बस ये इतनी बात थी। देखिए आपने देखा ना इतना, तो ज़रा सोचिए इसके आगे कि क्वेश्चन ने कहा कि देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए ऐसे, देखिए दिस दिस दिस, तो अगर इसके ऊपर चले जाइएगा, अगर डेविएशन में हम लोग इसके ऊपर चले जाएंगे तो कटिंग एक ही बार है, लेकिन अगर इसके नीचे रहिएगा तो एक बार कटिंग यहाँ, एक बार कटिंग यहाँ, एक बार कटिंग यहाँ, एक बार कटिंग यहाँ, और नीचे एक बार कटिंग यहाँ, एक बार कटिंग यहाँ। कटिंग का मतलब समझते हैं, दो एंगल, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, इसके लिए दो एंगल, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक थीटा सी के पहले, थीटा सी के बाद में। हमने थ्योरी में भी इसको बड़े प्यार से सिखाया था, राइट। तो इसी का ध्यान रखना है। तो रेंज कितना हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर कॉमन डेविएशन देयर विल बी टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली व्हेन डेविएशन विल लाई बिटवीन 0 to π/2 माइनस थीटा सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इफ डेल इज लेस देन π/2 माइनस, या डेविएशन 0 से बड़ा हो, इफ डेल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 माइनस थीटा सी, अगर कहीं ऐसा हो, देन देयर विल बी टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन देयर विल बी टू different angle of incidence, two different angle of incidence, ओके। तो सबसे पहले ये हो गया डेल मिनिमम, कितना डेल मिनिमम हो गया ऐसे 0, और इसके लिए डेल मैक्स कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू π/2 माइनस थीटा सी, राइट। तो सबसे पहले थीटा सी निकालिए। देखिए साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू, बोलो म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू म्यू रेयर म्यू वाटर। तो म्यू वाटर कितना, 4/3 रख लीजिए, 4/3, और ये ग्लास है तो 3/2 रख लेते हैं। तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3, तो साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 8/9। ये तो साइन थीटा सी। अब देखिए आपको ये चाहिए था डेल मैक्स ना, तो इसमें ऐसा करिए, कॉस ले लीजिए। तो कॉस डेल मैक्स विल बी इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा सी। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने कॉस क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया? वो इसीलिए चालाकी से कि हम लोग कॉस लेंगे तो कॉस π/2 माइनस थीटा सी दैट विल बी साइन थीटा सी, और जो हम लोग के पास अवेलेबल है। तो देयरफॉर कॉस डेल मैक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा सी। तो कॉस डेल मैक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा सी। देयरफॉर पहले एक लाइन लिखिए, दिस विल बी इक्वल टू 8/9। तो ये हो गया कॉस डेल मैक्स, देयरफॉर डेल मैक्स विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/9। ओके, तो हमारा रेंज कितना हो गया? तो हमारा जो डेल है वो 0, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन विल लाई, एंगल ऑफ डेविएशन will lie between 0 to cos inverse 8/9, ठीक है। तो इस तरह से
समझ गए? तो ये बिल्कुल आधारित है इस पर, आपको ऐसे न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि ये ग्राफ का मीनिंग क्या है। तो जो बच्चे इस ग्राफ की मीनिंग को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़रा सा समझ लीजिए। अगर डेविएशन हमारा यहाँ और यहाँ के बीच में रहा तो ऐसे डेविएशन को अचीव करने के लिए 2 एंगल्स होते हैं, क्योंकि हमारा एक ही डेविएशन के लिए 2 अलग अलग कटिंग आता है ग्राफ का, एक थीटा सी के पहले, एक थीटा सी के बाद। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक। लेकिन जब इसके ऊपर चलेंगे तो एक डेविएशन के लिए एक ही एंगल मिलेगा और वो एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। आया मज़ा? याद रखेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। जब हमने सिखाया था टीआईआर की थ्योरी को जब हमने डिस्कस किया था, तो हमने बाकायदा इसको डिस्कस किया था। आप इस ग्राफ को जाकर वहाँ समझें, सीखें। ओके, और ये हमने डिस्कस किया, आगे होगी बात समझ में। ओके, तो प्रॉब्लम आप बनाते रहिए, जो डाउट्स निकल कर आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये एक बेसिक लेक्चर था, तो हमने बस इतना सिखाया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स अब आपको मिलेंगे, कैसे सोचते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी समझ तो अब आ गई होगी, अब आप बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी दिक्कत है, जो भी आपके सुझाव सलाह जो भी हैं, हम उसको वेलकम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, न्यूमेरिकल बनाइए, और जो दिक्कतें हैं बिल्कुल बेझिझक वो हम तक पहुंचाइए। ओके, आपके सुझाव, आपके सलाह का हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखें। ओके।